बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। यूरोपियन हिप्पियों को ऐसी कोई परेशानी नहीं होती, वो अपना बैंक साथ लेकर चलते हैं। हिप्पियों के हर ग्रुप में कोई ना कोई खूबसूरत और जवान लड़की जरूर होती है और यही खूबसूरत लड़की इनके लिए बैरियर चेक की हैसियत रखती है, जिसे जब चाहा और जहाँ चाहा कैश करवा लिया जाता है। इस तरह इनके अखराजात पूरे होते रहते हैं। इस ग्रुप के साथ दो लड़कियां थीं, दोनों जवान और हसीन थीं, इसलिए इन लोगों को अखराजात की भी कोई परेशानी नहीं थी। मैं तकरीबन 1 घंटे तक इनके पास बैठा, गपशप करता रहा। इन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया था, चाय का एक घूंट नहीं पिया था, लेकिन चरस का जहर बेधड़क अपने फेफड़ों में उतार रहे थे। सुल्फी के कश लगाने के बाद अब उन्होंने चरस भरे सिगरेट सुलगा लिए थे और इधर उधर बैठे कश लगा रहे थे। इस दौरान में निकर वाली वो लड़की अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ गई। इसने अपनी शर्ट का एक और बटन खोल लिया था, इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ झुकने लगी। इसने उंगलियों में दबा हुआ सिगरेट भी मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं एक झटके से उठ गया और तेज तेज कदम उठाते हुए कॉटेज की तरफ वापस आ गया। सोनिया और शोभा कॉटेज के सामने कुर्सियों पर बैठी हुई थी। एक कुर्सी खाली मेरे लिए भी रखी हुई थी। नाश्ते के दौरान में हमने चाय नहीं पी थी। सोनिया कॉटेज में जाकर चाय बना लाई और चाय पीते हुए मैं इन गैर मुल्की टूरिस्टों के बारे में बताने लगा। इन्हीं बातों के दौरान में सोनिया ने रात वाली गुफ्तगू का जिक्र छेड़ दिया। इस तरह मुझे शोभा के बारे में इससे बराह रास्त बात करने का मौका मिल गया। मैंने सिर्फ एक सवाल किया था और शोभा पलट पड़ी थी। वो रुके बगैर अपने बारे में सब कुछ बताती चली गई। क्या आप समझती हैं कि इस तरह देशमुख के शर से महफूज रह सकेंगी? मैंने इसके खामोश होने पर कहा। शायद ऐसा ना हो, शोभा ने जवाब दिया, लेकिन मेरे गायब रहने से इतना फायदा तो जरूर होगा कि वो शैतान मुझे बुला देगा और अरसे बाद जब कभी हमारा आमना सामना हो सकता है वो देशमुख जैसे बद किरदार लोग दौलत और औरत को कभी नहीं भूलते। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन बहरहाल अगर आप इसमें अपना कोई मफाद समझती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं आज ही ठाकर से फोन पर बात करके इसे यहाँ बुलवा लेता हूँ, वो आपको बेहतर मशवरा दे सकता है। ठीक है, तुम ठाकर को यहाँ बुला ही लो, मैं इससे बात करूंगी, शोभा ने कहा। गोया वो जयपुर में अपनी जायदाद बेचने और यहाँ ऋषिकेश में सेटल होने का फैसला कर चुकी थी। इस दौरान में सोनिया सौदा सल्फ लेने के लिए बाजार चली गई। इसने मुझे भी चलने को कहा था, लेकिन इस वक्त मेरा कहीं जाने का मूड नहीं था। मैं वहीं बैठा शोभा से बातें करता रहा और फिर शोभा भी उठकर कॉटेज में चली गई। थोड़ी ही देर बाद वही निकर और ओपन शर्ट वाली हिप्पी लड़की आ गई और निहायत बेतकल्लफी से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो काफी देर तक बैठी बातें करती रही और फिर मैंने इसे भगा दिया। मैं कुर्सी से उठना चाहता था कि शोभा कॉटेज से बाहर आ गई। इसे देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था। वो नहाकर आई थी, कपड़े भी बदल लिए थे, वही सफेद साड़ी और सफेद ब्लाउज। साड़ी का पल्लू नीचे लटका हुआ था और सर के बाल, लंबे बाल इसने तौलिए में लपेट रखे थे। मैं गहरी नजरों से इसकी तरफ देख रहा था और सच्ची बात तो ये है कि इसे इस तरह बगौर देखने का पहली मर्तबा मौका मिला था। वो बेवा जरूर थी, लेकिन उम्र ज्यादा नहीं थी और इसके हसीन होने में भी कोई शुबा नहीं था। लंबा कद, गुदाज बदन, बादाम जैसी मोटी मोटी सियाह आंखें, गुलाब की पत्तियों जैसे सुर्ख होंठ, लंबे स्याह बाल और बदन की रंगत ऐसी जैसे मैदे में गुलाबी रंग घोलकर बनाया गया हो। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि वो कमबख्त देशमुख पंजे झाड़कर इसके पीछे क्यों पड़ गया था। और भी बहुत से लोग होंगे जो इसे देखकर ठंडे सांस भरते होंगे। हो सकता है कि कुछ ने महजबाना अंदाज में अपने दिल की बात भी कह दी हो, लेकिन इनकार सुनकर दोबारा कुछ कहने की हिम्मत ना हुई हो। ये हिम्मत तो देशमुख में पैदा हुई थी और वो इसके दर पे आजार हो गया था। इसकी एक वजह ये भी थी कि शोभा के हुस्नो शबाब के साथ इसकी दौलत भी थी। देशमुख सियासतदान था, इसके बारे में हर शख्स बहुत कुछ नहीं तो कुछ न कुछ जरूर जानता होगा। शोभा भी जानती होगी और जब इसने ग्वाले के जरिए इसके प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश की थी तो शोभा को तजर्बा हो गया हो था कि वो किस किस्म का आदमी है और अब वो इससे छुपने की कोशिश कर रही थी। क्या देख रहे हो? शोभा ने मुझे अपनी तरफ घूरते पाकर कहा। ओह कुछ नहीं, मैं गड़बड़ा सा गया। शोभा ने जिरा नहीं की और कुर्सी उठाकर धूप में बैठ गई। इस वक्त अगरचे 11 बज चुके थे, लेकिन नरम धूप बहुत बली और खुशगवार लग रही थी। मैं एक पत्थर पर बैठ गया और इसकी तरफ देखता रहा। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मैं इन दो हिप्पियों को पत्थरों की आड़ से बरामद होते देखकर चौंक सा गया। इन्होंने अपने अपने बैग कंधे पर लाद रखे थे। करीब से गुजरते हुए वो चंद लम्हों को रुक गए। क्लीन शेव वाले ने बताया कि वो शिमला जा रहे हैं, वहाँ से धर्मशाला की तरफ निकल जाएंगे।
थोड़ी देर बाद सोनिया भी सौदा लेकर आ गई और मैं उठकर इसी सरसब्ज पहाड़ी पर इधर उधर घूमने लगा। कॉटेज के अकब में तकरीबन 50 गज के फासले पर शफाफ पानी की एक छोटी सी नदी बह रही थी। मैं पानी में पैर लटकाकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। शाम की चाय मैंने सोनिया और शोभा के साथ पी और फिर मैं बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में कई पब्लिक फोन शॉप्स थी। मैं एक दुकान पर रुक गया। दुकान क्या थी, सड़क के मोड़ पर लकड़ी का एक बड़ा सा कैबिन था। वहाँ एक लंबी सी मेज थी जिस पर 3 टेलीफोन सेट रखे हुए थे। इसके सामने एक लंबी सी बेंच बिछी हुई थी। दूसरी तरफ एक कुर्सी थी जिस पर इस फोन शॉप का मालिक बैठा हुआ था। इस कैबिन में एक तरफ बूथ भी बना हुआ था। इसमें भी दीवार के साथ एक टेलीफोन सेट लगा हुआ था। इस बूथ में एक आदमी खड़ा होकर फोन पर बात कर सकता था। मेज पर राइटिंग पैड और बॉल पेन भी रखा हुआ था। मैंने ठाकर का नंबर लिखकर पैड कुर्सी पर बैठे हुए आदमी की तरफ घुमा दिया। जयपुर का नंबर है, लाइन मिलने में कितनी देर लगेगी? लाइन तो 1 सेकंड में मिल जाएगी मगर 50 रुपए होंगे, इसने नंबर देखते हुए कहा। कितने मिनट? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। मिनट की कोई पाबंदी नहीं, आराम से बात कर लेना, इसने जवाब दिया। ठीक है, नंबर मिला दो, मैं इस फोन पर बात करूंगा। मैंने बूथ की तरफ इशारा किया और जेब से 50 रुपए निकाल कर इसके हवाले कर दिए। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि ट्रंक कॉल सिर्फ 50 रुपए में और वक्त की कोई पाबंदी नहीं थी। हालांकि ट्रंक कॉल्स में एक एक मिनट का हिसाब होता है और बड़ी महंगी कॉल्स होती हैं। ये सब करप्शन का कमाल था। पीसीओ और टेलीफोन एक्सचेंज वाले मिली भगत से ऐसे धंधे कर रहे थे कि कमाई तो इन लोगों की हो और बोझ सरकार को उठाना पड़े। इसने ठीक ही कहा था। लाइन मिलने में चंद सेकंड से ज्यादा नहीं लगे और फिर इसने मुझे बूथ की तरफ जाने का इशारा किया। मैंने बूथ में दाखिल होकर हुक पर टंगा हुआ रिसीवर उठा लिया। कॉल ठाकर ही ने रिसीव की थी। वो मेरी आवाज सुनते ही चहक उठा। मैं पहले तो ठाकर से खैर खैरियत दरियाफ्त करता रहा, फिर जल्द ही असल मौजू पर आ गया और इसे शोभा के बारे में भी बता दिया। बेहतर होगा कि तुम 1-2 दिन के लिए यहाँ आ जाओ, तुम लोगों से मिलने को बहुत दिल चाहता है। मैंने कहा ठीक है, मैं रूपमती और बिमला को लेकर 1-2 रोज में पहुँच रहा हूँ। वो दोनों भी तुम्हें बहुत याद करती हैं, बस तुम्हारे ही नाम की माला जपती रहती हैं। बिमला तो हमें बहुत परेशान करती है कि हमने तुम्हें जाने ही क्यों दिया था। वो जब तुम्हारे बारे में सुनेगी तो बहुत खुश होगी। ओके, मैंने कहा, मैं इंतजार करूंगा। मैंने इसे अपना पता समझा दिया और फोन बंद करके बूथ से बाहर आ गया। महाराज, आपको जब भी फोन करना हो यहाँ आ जाया करें। डोमेस्टिक कॉल 50 रुपए और इंटरनेशनल सिर्फ 100 रुपए। वक्त की कोई पाबंदी नहीं। अपने दोस्तों और घर वालों से जितनी देर चाहें बात करें। शुक्रिया महाराज। मैंने भी दोनों हाथ जोड़ दिए। जब भी कहीं कॉल करने की जरूरत पड़ी मैं यहीं आऊंगा। फोन शॉप से निकलकर मैं कुछ देर बाजारों में घूमता रहा और फिर गौतम बोस के कॉटेज आ गया। यहाँ लोग मुख्तलिफ मशकों में मशगूल थे। मैं भी इनमें शामिल हो गया। मशकों से फारिग होकर काफी देर गौतम बोस से गपशप होती रही और फिर ये तय हुआ कि अगले रोज सुबह मुझे कंडलेनी की रियाजत शुरू कर देनी चाहिए। इस रोज भी मैं रात 11 बजे के करीब अपने कॉटेज वापस आया था। शोभा सो चुकी थी, अलबत्ता सोनिया मेरे इंतजार में जाग रही थी। इसने खाने के लिए पूछा तो मैंने इनकार कर दिया। तबीयत नहीं चाह रही थी। अगले रोज सुबह ही मैं गौतम बोस के पास पहुंच गया। मेरे लिए एक अलग कैबिन नुमा कमरे का इंतजाम कर दिया गया था। असल जॉब शुरू करने से पहले मैंने सांस की 1-2 मशकें की और फिर पद्म आसन इख्तियार करके बैठ गया। इससे पहले गौतम बोस ने मुझे बड़ी तफसील से बता दिया था कि रीढ़ की हड्डी के नीचे पोशीदा आतिशी नागन या कंडलेनी को किस तरह बेदार किया जा सकता है और पूरी रियाजत के दौरान में कैसे कैसे मरहले पेश आते हैं। गौतम बोस के कहने के मुताबिक रियाजत पर अमल करते हुए एक खास अरसा गुजर जाने के बाद अचानक बिजली सी चमकती हुई दिखाई देती है और यूं योग करने वाला इस रोशनी में नहा जाता है। इसके बाद एक ऐसा मरहला भी आता है कि योगी अपने आप को हवा में मुअल्लक महसूस करता है, जैसे जमीन से इसका कोई तल्लक न रहा हो। और जब रियाजत से तवज्जो हटती है तो वो अपने आप को जमीन पर बैठे हुए पाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन किस्म के वाकयात पेश आते रहते हैं और फिर वो मरहला भी आ जाता है जब रीढ़ की हड्डी के आखिरी सरे से कोई चीज ऊपर की तरफ रेंगते हुए महसूस होने लगती है। यही कंडलेनी या आतिशी नागन या इस पुरअसरार कुव्वत की बेदारी का नुक्ता आगाज है। जैसे ही ये पुरअसरार कुव्वत बेदार होना शुरू होती है, इंसान के अंदर लाशौरी मुजाहमत भी शुरू हो जाती है। अरे छोड़ दो, ये किसी चक्कर में पड़ गए हो, ये तो साधुओं के काम है। तुम तो अच्छे खासे समझदार इंसान हो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। इस किस्म के लाशौरी ख्यालात हमला आवर होते रहते हैं और दरअसल यही वो वक्त होता है जब ज्यादा यकसुई और रियाजत की जरूरत होती है। अदम तवज्जुही से सारा
सारा खेल बिगड़ सकता है। इसके बाद एक और मरहला आता है जब योग करने वाले को अपना जिस्म सिकुड़ता और सिमटता हुआ महसूस होता है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता। जिस्म में कोई तब्दीली नहीं आती। ये तो इस पुरअसरार कुव्वत का करिश्मा है जो रीढ़ की हड्डी में बदस्तूर ऊपर की तरफ सरायत करती हुई महसूस होती है। इसके साथ ही ऐसा महसूस होता है जैसे योगी रोशनी के समंदर में गोताजान हो। पानी की तरह रोशनी की लहरों के थपेड़े लगते रहते हैं। योगी अपने आप को एक नई और पुरअसरार दुनिया में महसूस करता है जहाँ की हर चीज अनोखी है। रियाजत खत्म करने पर सब कुछ गायब हो जाता है, लेकिन रियाजत जब दोबारा शुरू की जाती है तो योगी एक बार फिर इस पुरअसरार दुनिया में पहुंच जाता है। इसके बाद एक और मरहला आता है जब योगी अपने आप को बिल्कुल मफलूज और बेदस्तोपा समझने लगता है, जैसे जिस्म में जान न रही हो। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये कैफियत खत्म हो जाती है और योगी अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगता है। इसके साथ ही ज़हनी कुव्वतें वुसअत इख्तियार करने लगती हैं और रीढ़ की हड्डी में लहरें बदस्तूर ऊपर की तरफ रेंगते हुए महसूस होती रहती हैं। और फिर एक और नया मरहला शुरू होता है। भूख प्यास गायब हो जाती है। किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता। बिल्कुल अलग थलग रहने को दिल चाहता है और दिल चाहता है कि इस पुरअसरार दुनिया की सैर की जाए। बाद औकात नींद उड़ जाती है और बेचैनी की सी कैफियत तारी रहने लगती है, लेकिन चंद रोज बाद ये कैफियत तो खत्म हो जाती है। अलबत्ता एक नई उलझन पैदा हो जाती है। ये मरहला बहुत ज्यादा कठिन होता है। रियाजत या जाप में दिल नहीं लगता। ख्यालात को यकसू करना बेहद कठिन लगता है और वो कैफियत हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। अगर योगी हिम्मत हार जाए तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ताहम कोशिश जारी रखी जाए तो यकसुई हासिल होते ही वो पुरअसरार शक्ति रीढ़ की हड्डी के नीचे एक बार फिर ऊपर की तरफ रेंगते हुए महसूस होने लगती है। इस मौके पर कानों में अजीब खौफनाक और गरजदार आवाजें गूंजने लगती हैं, जैसे पहाड़ टूट रहे हों। जिस्म बढ़ता हुआ महसूस होता है, हालांकि जिस्म में कोई तब्दीली नहीं होती। योगी को यूं लगता है जैसे वो किसी पुरअसरार किस्म के चक्कर में फंस गया हो और इस चक्कर से निकलना इसके बस में ना हो। अब एक नया मरहला शुरू हो जाता है। भूख प्यास फिर गायब हो जाती है, नींद उड़ जाती है और बिस्तर पर लेटने की सूरत में रीढ़ की हड्डी में करंट सा महसूस होता है। आंखें सुर्ख हो जाती हैं और चेहरे से वहशत सी बरसने लगती है। इस दौरान में वो पुरअसरार कुव्वत बदस्तूर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए महसूस होती है और बाज औकात सांप के फनकारने की सी आवाजें सुनाई देती हैं। शायद इसीलिए इस पुरअसरार कुव्वत का नाम कंडलेनी शक्ति रखा गया है। इस पुरअसरार कुव्वत की हरकत रोज बेरोज बढ़ती रहती है और वो रीढ़ की हड्डी में रास्ता बनाते हुए दिमाग की तरफ अपना सफर जारी रखती है। और फिर वो आखिरी मरहला आता है जब योगी तरह तरह के अंदेशों में मुब्तला हो जाता है। इसे खौफ के साए घेरने लगते हैं। चेहरा जर्द, गाल पिचके हुए और जिस्म में आग सी लगते हुए महसूस होती है। योगी बरसों का बीमार नजर आता है। इस दौरान में वो पुरअसरार कुव्वत बदस्तूर ऊपर की तरफ अपना सफर जारी रखती है और जब ये दिल में से गुजरती है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और फिर ये मरहला भी गुजर जाता है। जिस्म की तवानाइयां आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगती हैं। ये पुरअसरार कुव्वत जिस्म के जिस अजब से गुजरती है इसे बेदार करती चली जाती है और जब ये कंडलेनी या पुरअसरार कुव्वत दिमाग में पहुंचती है तो यूं लगता है जैसे पूरा वजूद रोशनी में नहा गया हो और योगी अपने आप को नया इंसान महसूस करने लगता है। इसके अंदर वो कुव्वतें बेदार हो जाती हैं जिनका आम इंसान तो सबर भी नहीं कर सकता। गुरु की रहनुमाई के बगैर इस तरह के जाप खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। गौतम बुद्ध कह रहा था, इसलिए जब भी तुम कोई परेशानी या गैर मामूली बात महसूस करो मुझे बता देना। जाप के दौरान में खुराक का भी खास ख्याल रखा जाता है, वो मैं तुम्हें साथ साथ बताता रहूंगा। अब तुम शुरू हो जाओ। वैसे मुझे विश्वास है कि तुम्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। गौतम बुद्ध इस कैबिन नुमा कमरे से निकल गया। मैंने आंखें बंद कर ली और तपस्या शुरू कर दी। गौतम बुद्ध ने मुझे ये भी समझा दिया था कि रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में ख्वाबीदा इस पुरअसरार कुव्वत को बेदार करने के लिए किस तरह जरबें लगाई जा सकती हैं। 3-4 रोज गुजर गए। मेरी रियाजत जारी रही और इस दौरान में मेरी मामूल की सरगर्मियों में भी कोई फर्क नहीं आया। ठाकर को फोन किए हुए 5 रोज गुजर चुके थे और वो 6ठा दिन था। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हम कॉटेज में शोभा वाले कमरे में बैठे चाय पीते हुए बातें कर रहे थे कि बाहर से बहुत से कदमों और बातों की आवाजें सुनाई देने लगी और फिर एक आवाज सुनकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। वो ठाकर की आवाज थी। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक की आवाज उभरी और मैं उठकर दरवाजे की तरफ लपका। वो ठाकुर ही था। इसके साथ रूपमती और बिमला भी थी। वो तीनों मुझसे इस तरह मिले जैसे मुद्दतों से बिछड़े हुए
हों। बिमला की आंखों में तो आंसू आ गए थे। सोनिया और शोभा भी रूपमती और बिमला से इसी अंदाज में मिली थी। शोभा की इनसे अगरचे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन रूपमती जयपुर की एक मारूफ हस्ती थी। इसे तो शहर का हर शख्स जानता था। शोभा ने ठाकर से मिलकर भी बहुत खुशी का इजहार किया था। आप लोग कब आए? इस वक्त तो कोई बस नहीं आती, सोनिया ने पूछा। हम लोग दोपहर को यहाँ पहुँचे थे, बहुत थके हुए थे, गेस्ट हाउस में जाते ही सो गए, ठाकर ने जवाब दिया। गेस्ट हाउस क्यों ठाकुर जी? शोभा बोली। ये कॉटेज मौजूद है ना, इसमें इतनी गुंजाइश तो है कि सब लोग समा सकें। बात ये है शोभा जी, ठाकर ने कहा। मैंने सोचा सूटकेस उठाए कहाँ घूमते फिरेंगे, पहले किसी ठिकाने का बंदोबस्त कर लिया जाए, फिर तसल्ली से आप लोगों को तलाश करेंगे। अब तो आप यहाँ पहुँच गए ना, शोभा बोली। अब आप लोग वापस नहीं जाएंगे? सुबह सोनिया गेस्ट हाउस से सामान ले आएगी। चलिए ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, ठाकर मुस्कुराया। हमारा ये ठिकाना तलाश करने में दुश्वारी तो पेश नहीं आई? मैंने पूछा। तुमने पता इस कदर तफसील से समझाया था कि हमें किसी और दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत महसूस नहीं हुई। गेस्ट हाउस से निकलने के बाद सीधे यहीं आकर रुके, ठाकर ने जवाब दिया। सोनिया बिमला के करीब बैठी बातें कर रही थी, फिर वो उठकर किचन में चली गई और कुछ देर बाद चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के दौरान में बातों का सिलसिला शुरू हो गया। ठाकर और शोभा जाती तौर पर एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर इनका बिजनेस एक ही था। वो होटलिंग के बिजनेस के बारे में बात करते रहे। ये जगह भी अच्छी है, ठाकर कह रहा था। मैं 2-3 मरतबा पहले यहाँ भी आ चुका हूँ। यहाँ सराय गेस्ट हाउस और होटल तो बेशुमार हैं, मगर कोई ढंग का होटल या गेस्ट हाउस नहीं है। एक मरतबा मैंने भी यहाँ होटल बनाने के बारे में सोचा था, मगर मसरूफियत की वजह से इस तरफ तवज्जो नहीं दे सका था। तो फिर आपका क्या ख्याल है? शोभा ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। अगर यहाँ कोई मयारी गेस्ट हाउस और इसके साथ रेस्टोरेंट बनाया जाए तो इसकी कामयाबी के कितने फीसद इम्कानात हैं? इस किस्म के बिजनेस कभी फेल नहीं होते, ठाकर ने जवाब दिया। मेरा प्रोग्राम तो ये था कि एक मयारी रिहायशी होटल के साथ एक हॉस्टल भी बनाया जाए। लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ योगा सीखने के लिए आते हैं। हर शख्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो किसी अच्छे होटल में रिहाइश इख्तियार कर सके। सस्ते गेस्ट हाउसेज और सराय वगैरह में इन्हें वो सहूलतें नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। मेरा प्रोग्राम ये था कि हॉस्टल का एक एक कमरा 2-2 आदमियों के लिए मखसूस रखा जाए। किराया भी कम होगा और इन्हें मुनासिब सहूलतें भी मिलेंगी। लेकिन ये लंबा काम है, आप इन बखेड़ों में कहाँ पड़ेंगी? एक मयारी गेस्ट हाउस और इसके साथ रेस्टोरेंट एक आइडियल प्रोग्राम है। इस सिलसिले में मुझसे जो भी हो सकेगा वो मैं आपके लिए करूँगा। शुक्रिया ठाकर जी, शोभा ने कहा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ कोई मुनासिब जगह देखनी होगी। वो हम देख लेंगे, ठाकर ने जवाब दिया। मैं 2-4 दिन यहाँ रहूंगा, हम घूम फिर कर देख लेंगे, जगह तलाश कर लेंगे। और ठाकर जी, शोभा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, जयपुर में मेरा प्लाट और काफी हाउस है, इसका बंदोबस्त भी आप ही को करना होगा। दरअसल मैं अब वापस नहीं जाना चाहती। मैं आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकती हूँ। आप जिस तरह मुनासिब समझे मेरी जायदाद को डिस्पोज ऑफ कर दें। इस शहर से मेरा दिल उचाट हो गया है। काफी हाउस और वो बिल्डिंग तो समझिए मैंने खरीद ली, ठाकर ने मुस्कुराते हुए कहा। आप इसकी जो कीमत लगाएंगी वो मैं दूंगा, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। और वो प्लाट, इसके लिए मुझे मार्केट से कीमत लगवानी होगी। और विश्वास कीजिए मैं इसमें भी आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। विश्वास? शोभा बोली। आपने अजीब बात कह दी ठाकर जी। वजदान के होते हुए मुझे क्या परवाह हो सकती है? आप मेरे लिए जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। वजदान तो हीरा है, हीरा, ठाकर मुस्कुराया। मैंने तो इसे कहा था कि मेरा होटल या रेस्टोरेंट संभाल ले, लेकिन ये नहीं माना। चलिए अच्छा है, आपके साथ रहेगा। आप दोनों से मुलाकात के बहाने हमें भी कभी कभी यहाँ आने का मौका मिल जाया करेगा। लेकिन वजदान ने मुझे फोन पर बताया था कि आप देशमुख से खौफजदा हैं और इसकी वजह से जयपुर छोड़ना चाहती हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जयपुर में ही रहें। मेरे होते हुए कोई माई का लाल आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। इस देशमुख को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो तो 3rd रेट गुंडा है। राजगंज बाजार और घाट दरवाजे के इलाके की दुकानों से भत्ता वसूल किया करता था और आए दिन पिटता था, लोगों से भी और पुलिस से भी। वो तो प्रेमचंद राठौर ने इसे उठा दिया, लेकिन इसे भी क्या मिला? देशमुख की वजह से इसे जिल्लत उठानी पड़ी और आखिर इसी नमक हराम के हाथों भी मारा भी गया। लेकिन राठौर ही ने अपने आस्तीन में पलने वाले इस सांप को दूध पिला पिलाकर इतना ताकतवर बना दिया था कि पुलिस राठौर के कत्ल के इल्जाम में भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सकी। दरअसल राठौर की जिंदगी में ही इस देशमुख ने अपने
अपने पंजे जमीन में इस मजबूती से गाड़ लिए थे कि इसे हिलाना मुश्किल हो गया था। मुझे इसका अंदाजा हो चुका है। शोभा ने कहा, वो तो भगवान भला करे राजा साहब का, अगर वो पुलिस कमिश्नर पर दबाव न डालते तो ये शैतान मेरा प्लाट हजम कर जाता। मैंने तो सुना है कि इसने मेरे प्लाट पर कई मंजिला प्लाजा तामीर कराने के लिए नक्शा भी बनवा लिया था, लेकिन महज देशमुख के खौफ से जयपुर छोड़कर आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं शोभा जी। ठाकुर ने कहा, अब तो इस शहर से जी उखड़ चुका है। शोभा ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, ये जगह मुझे पसंद आ गई है। हरिद्वार भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, महीने में एक चक्कर तो लगता रहेगा। मैं एक बार फिर कहूँगा कि देशमुख का खौफ जहन से निकाल दें। ठाकुर ने कहा, मैं वहाँ मौजूद रहूंगा। इसके तल्लुकात कितने ही वसी क्यों न हो, वो कितना ही ताकतवर क्यों न बन गया हो, इसने गुंडों की कितनी ही बड़ी फौज क्यों न बना ली हो, मगर मैं भी ऐसे लोगों से निबड़ना जानता हूँ। मैं गुंडों की इससे भी बड़ी फौज जमा कर सकता हूँ। इसने कभी आपकी तरफ मैली आंख से भी देखा तो इसे जयपुर से तो क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। नहीं ठाकुर जी, शोभा ने कहा, मैंने जयपुर वापस न जाने और यहाँ रुकने का फैसला कर लिया है। ठीक है, ठाकुर ने गहरा सांस लेते हुए इसके साथ ही गुफ्तगू का मौजू बदल गया। शोभा 2 बजे तक हमारे पास बैठी रही, फिर सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। हम लोग लाउंज में थे। मैंने बिमला और रूपमती से कहा था कि वो सोनिया वाले कमरे में सो जाएं, मगर उन्होंने इस जगह से उठने का नाम नहीं लिया। सोफे और कुर्सियां हटा दी गईं। इस तरह दरी पर इतनी जगह बन गई कि हम सब वहीं नीम दराज हो गए। सोनिया कमरे से कंबल उठा लाई थी जो हमने पैरों पर डाल लिए। 4 बजे तक बातों का सिलसिला जारी रहा। कभी रूपमती सोनिया को जयपुर में मेरी सरगर्मियों के किस्से सुनाने लगती और कभी सोनिया मुस्कुराकर थाईलैंड वाली मेरी कहानियां इसे सुनाने लगती। रूपमती को ये जानकर बड़ी हैरत हुई थी कि मैंने थाईलैंड के शहंशाह के खिलाफ एक खौफनाक साजिश को नाकाम बनाया था और मेरे लिए अब भी थाईलैंड सरकार की तरफ से ये पेशकश बरकरार है कि मैं जब चाहूँ वहाँ जाकर कोई बड़ा ओहदा संभाल सकता हूँ। और फिर जानकी की बातें शुरू हो गयी। सोनिया इन्हें बता रही थी कि जानकी किस तरह मुझ पर जान छिड़कती थी। इस दास्तान में थाई का जिक्र भी आया। मैं इसे कैसे भूल सकता था। सोनिया ने इसकी याद ताजा करके मेरे जख्मों को छेड़ दिया था। सुबह 4 बजे तक बातें होती रही। ठाकुर तो बहुत पहले ही ओंगने लगा था। बिमला और रूपमती एक लंबे सफर से थकी हुई थी, लेकिन ये हिम्मत थी कि 4 बजे तक जागती रही थी और बिल आखिर वो भी ओंगने लगी। मैं ठाकुर के करीब लेट गया और सोनिया ने भी बिमला के करीब जगह संभाल ली। सुबह 6 बजे मेरी आंख खुल गई। सोनिया भी जाग गई। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। इसने मेरे लिए हल्का सा नाश्ता तैयार कर दिया। मैंने किचन ही में चौकी पर बैठकर नाश्ता किया और फिर बड़ी आहिस्तगी से कॉटेज से निकल गया। सुबह नाश्ते के बाद जॉगिंग और लंबी वॉक अगरचे सेहत के लिए असूलों के खिलाफ थी, लेकिन मैं पहाड़ियों पर दूर तक चक्कर लगाता रहा। मुझे जगह जगह कई योगी जाप और मुख्तलिफ मशकों में मसरूफ नजर आए थे। मैंने भी एक जगह बैठकर थोड़ी देर सांस की मशक की और फिर गौतम बोस के कॉटेज पहुंच गया और इसके थोड़ी ही देर बाद अपनी रियाजत शुरू कर दी। 10 बजे मैं अपने कॉटेज वापस पहुंचा तो शोभा और ठाकुर बाहर कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी वहीं बैठ गया और सोनिया ने कॉटेज से बरामद होकर चाय की एक प्याली मेरे हाथ में भी थमा दी। बिमला और रूपमती अभी तक सो रही थी। 11 बजे के करीब वो दोनों बेदार हुई तो मैं और ठाकुर इस वक्त बाजार की तरफ जा रहे थे। हम दोनों पूरा दिन शहर के गर्दो नवाह में घूमते रहे। हमने 2-3 जगहों का इंतखाब किया था। वो जगह शहर के मरकज से ज्यादा दूर भी नहीं थी कि किसी के लिए वहां पहुंचना मुश्किल हो। इनमें एक जगह मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी। वो तकरीबन 500 फुट ऊंची पहाड़ी के दामन में एक वसी पथरीला सा मैदान था, जिसके एक तरफ नशीब में ताहदे निगाह सरसब्ज वादी फैली हुई थी। इस मैदान के अकब में पहाड़ी में तकरीबन 30 फुट चौड़ी एक दरार थी, जहां तकरीबन 100 फुट की बुलंदी से आबशार गिर रहा था। जहां पानी गिरता था वहां एक लंबा चौड़ा तालाब सा बन गया था और इस तालाब का पानी एक छोटी नदी की सूरत में नशीब की तरफ बह रहा था। एक पथरीला रास्ता शहर के नवा से यहाँ तक आता था। इस रास्ते पर अगरचे गाड़ी वगैरह नहीं चल सकती थी, लेकिन यहाँ सड़क बनाई जा सकती थी। मेरे ख्याल में ये गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के लिए एक आइडियल जगह थी। इस आबशार को गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट की हदूद में शामिल करके इसे खूबसूरत बनाया जा सकता था। ये जगह मुझे भी पसंद आई है, ठाकुर ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, लेकिन बेहतर ये है कि हम शोभा को भी ये तमाम जगह दिखा दें ताकि वो भी कोई राय दे सके। यही मुनासिब रहेगा, मैंने कहा। वापस आते हुए हम एक ढाबे के सामने बैठ गए जहाँ चाय का भी बंदोबस्त था। यहाँ बेंचों पर चंद गाहक और भी बैठे हुए थे। मुलाजिम लड़के ने हमारे सामने चाय लाकर रख दी।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।